Hello everyone, welcome back to the complete course of Indian Polity. In our previous lecture मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कंटेंट है वो कहाँ से लिया है, कितना कौन कौन से एग्जाम्स इस कंटेंट से कवर होने वाले हैं। और आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको थोड़े बहुत बताए थे। एंड देन वो लास्ट लेक्चर में हमने अपना लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर कंप्लीट करा था, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि जो भारत का संविधान है हमारा वो कैसे बना, क्या क्या प्रोसेस थे। उसमें पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रोविजंस बनाए डिफरेंट। तो ऐसे करके हमने अपना पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा था। नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ओवरऑल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक रिव्यू लेने वाले हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कहाँ कहाँ से हमने जो प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो इसमें आपको एक चीज आप मान के चलिए, ये जो चैप्टर है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्यों? क्योंकि ये आपको एस्से राइटिंग्स में और मेंस में आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करता है। कि मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे एस्से है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस पे कभी आपको एस्से लिखना हो, तो ये चैप्टर बेसिकली ओवरव्यू फीचर्स से डील करता है कि क्या क्या फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं हमारा पूरा आपका सेकंड चैप्टर, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्पेशल बातें हैं, कौन कौन सी चीज यूनिक है। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो बहुत एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यूनिक कैसे है, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका फिलोसफिकल पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना एक खास बात हो गई। ठीक है, वैसे ये छोटी बात लग रही है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं, बट ये क्यों है, कैसे है, बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा, वेट फॉर सेकंड, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला हेडिंग जो आने वाला है दैट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं उसका हम ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो मेनली इसमें मैं आपको 15 to 16 हेडिंग्स कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, या आप कह सकते हैं 15-16 पार्ट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो कराने वाला हूँ, ताकि आपको एस्से राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके हेडिंग्स में नोट करते जाइएगा। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो क्यों है, तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि इसको हमने ड्रॉन किया है 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ऑल ओवर हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने गो थ्रू करा 60 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वहां से हमने किसी से कुछ प्रोविजंस लिए, किसी से कुछ प्रोविजंस लिए, और हमने एक इलेबोरेटेड फॉर्म, ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, तो एक चीज तो ये है कि इसको हमने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के डिफरेंट प्रोविजंस निकाले हैं। और बाकी मेन चीज क्या है कि ये इतना लंबा क्यों है, तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें आपके 365 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे। तो ये सब क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हर चीज का एक पार्ट, मतलब इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करा है
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा है कि पार्ट 1 में क्या है, तो वो पार्ट 1 आपका डील किस चीज से करता है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। शेड्यूल्स में क्या क्या है तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हम कंसंट्रेट अभी किस चीज पे कर रहे हैं कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें इतने, जब ये बना था तब इसमें इतनी चीजें थी। नाउ प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम पे है 465 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स। ओके, 465 आर्टिकल, सॉरी ये मैंने यहां गलत लिख दिया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें थे 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल, और आज की डेट में कितने हैं, तो 465 आर्टिकल्स आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। अब इसका लेंथीएस्ट होने का रीजन क्या है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो खाली डील नहीं करता है आपकी, मतलब ये बहुत सारी चीजें से डील करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपका, पहले तो चलिए देखते हैं कि उसको छोड़िए, तो ये लेंथीएस्ट क्यों है, तो इसके 3 रीजंस हैं। पहला तो है आपका ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन, तो ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, तो वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री, वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, इसमें आपने देखा होगा तो इसमें पेनिनसुलर पार्ट भी है, आपका माउंटेनियस पार्ट भी है, कोस्टल एरियाज भी हैं, डेजर्टिक एरियाज भी हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर की रीजंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को हमारे बहुत सारे डिफरेंट रीजंस के लिए डिफरेंट प्रोविजंस बनाने पड़े। तो ज्योग्राफिकल रीजन तो आपको ये आया। नेक्स्ट आपका है हिस्टोरिकल रीजन। तो हिस्टोरिकल रीजन में हम देखते हैं, तो हिस्टोरिकल रीजन में क्या आता है, हिस्टोरिकल रीजन में आप कह सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद करिए, जो मैंने इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए 1600 में, फिर उन्होंने क्या क्या करा। फिर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स बनाए थे। तो उन एक्ट से बेसिकली होता क्या था, वो उन एक्ट्स से ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते थे, बट वो चेंजेस इंडिया की सोसाइटी को भी अफेक्ट करते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल रीजन है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक हिस्टोरिकल रीजन बन जाता है कि क्यों हमारा इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट एक रीजन है इसका आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। जैसे कि आप हमने पढ़ा था कि यूएसए में आपके 2 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वहां की स्टेट्स के अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, सेंटर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा ऑल ओवर कंट्री के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के अंदर स्टेट्स के प्रोविजन भी गिवन है, सेंटर के प्रोविजंस भी गिवन है। तो इस वजह से थोड़ा लेंथीएस्ट भी कहा जा सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से भी थोड़ा लेंथीएस्ट है। ठीक है, एक चीज और है, तो एक चीज वो है कि ये कंटेन करता है डिटेल्ड प्रोविजन। डिटेल्ड प्रोविजन, किस चीज के डिटेल्ड प्रोविजन कह सकते हैं, तो डिटेल्ड प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि जो गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, या इसको कह लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस जो हमारे यहां गवर्नमेंट बनेगी उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कि उसके अंदर कैसी विचारधारा होनी चाहिए, कि कैसे हमारी कंट्री पे उसको रूल करना है, किस तरीके से लॉज बनाने हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस में गए तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इलेबोरेटेड फॉर्म में दे रखा है, डिटेल्ड फॉर्म में दे रखा है। इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इससे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो
डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट कितने आर्टिकल कितने शेड्यूल पार्ट थे, या ये भी पूछ सकता है कि प्रेजेंटली कितने आर्टिकल या कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, तो ये आपको कहीं पे ऐसे लिखना हो या मेंस में आंसर राइटिंग लिखना हो तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो ये क्या चीज है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ओवरऑल 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने गो थ्रू करा था हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो ये भी है कि ये जो है हमारा, इसको हमने बनाया है बहुत सारे सोर्सेस से लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमने दिया है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। इसमें मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। अभी मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज से हमने क्या क्या लिया है, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या लिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, कोई सा भी आप एग्जाम देख लोगे तो वहां पे आपको अराउंड एक क्वेश्चन तो खाली इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। किस तरीके से कि ये प्रोविजन हमने किस कंट्री से उठाया। मान लीजिए पूछ लेगा आपसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने कहां से ली हैं। या पूछ सकता है आपसे कि हमने, उल्टा पूछ सकता है कि हमने यूएसए से कौन सा प्रोविजन लिया है, तो वहां वो आपको 4 ऑप्शंस दे सकता है। ठीक है, तो आइए इसका एक चार्ट है, और इस चार्ट में आपको मैंने जो अभी मैं आपको दूंगा ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ठीक है, इसके बाहर आपसे किसी भी एग्जाम में आप चले जाइएगा, इवन सीएससी प्री तक के एग्जाम में इसके बाहर से आपका सोर्स के बाहर से जो मैं आपको देने वाला हूं चार्ट, इसके बाहर से आपको नहीं क्वेश्चन आएगा। इवन लक्ष्मीकांत में भी इतना नहीं दे रखा है जो मैं आपको अभी चार्ट ये देने वाला हूं। तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, एक चार्ट बना लीजिएगा बेसिकली, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका एक आंसर बनता है, तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने अराउंड 250 प्रोविजंस लिए हैं। कितने प्रोविजंस लिए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने 250 प्रोविजंस लिए हैं। बट एक चीज और याद रखिएगा, एक बार यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। नहीं, उसने ये भी ऑप्शन दिया हुआ था, बट उसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ था, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, तो उसमें एक लाइन आती है कि जो अथॉरिटी है यहाँ की गवर्नमेंट की, उसको कहां से मिली है, तो वो यहाँ के लोगों से मिली है। ठीक है, जो मेन पावर है हमारी गवर्नमेंट की, आपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा था जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था 13 दिसंबर को, तो उसमें भी उन्होंने लिखा था कि जो अथॉरिटी है, जो गवर्निंग अथॉरिटी है, उसको कहां से पावर मिली है, तो पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ के लोगों से। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको ऑप्शन में ये मिले कि क्वेश्चन हो कि विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहीं पे उसमें ऑप्शन में ये दिया हो कि पीपल ऑफ इंडिया, तो आप सबसे पहले इसको प्रिफर करिएगा। ठीक है, तो क्या लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको ये 2 चीजें बताई। इसके आगे मैं लिख देता हूं, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे कि सर वाई पीपल ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बन रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था जो इंडियन सोसाइटी, जो यहाँ के सिटीजन्स थे, रेजिडेंट्स थे, उनको प्रोविजंस देने के, उनको फंडामेंटल बेसिक नीड्स देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ के जो नागरिक थे, यहाँ के जो पीपल्स थे, लोग थे, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स और बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये जो चार्ट है इसमें मैं आपको अराउंड 10 to 11 कंट्रीज बताने वाला हूँ कि इन कंट्रीज से हमने क्या क्या लिया है। तो आइए पहले हम मूव करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया है। तो इसके लिए आपको 6 चीजें याद रखनी है। 250 प्रोविजंस मैंने बताया आपको, 6 प्रोविजंस मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आपसे पूछता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इससे हमने क्या क्या लिया है। तो इससे सबसे पहले चीज हमने ली है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट हमने क्या लिया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, तो हमने लिया है आपका फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस। एक सेकेंड वेट करिएगा थोड़ा सा प्लीज। तो जुडिशरी, जुडिशरी, ठीक है, कि किस तरीके की हमारी न्यायपालिका होनी चाहिए वो लिया है हमने। नेक्स्ट थिंग हमने क्या लिया है, तो वो लिया है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और हमने क्या लिया है, तो इसमें से हमने लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। तो ये आपको 6 प्रोविजन याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने लिया है उससे फेडरल स्कीम। ये सब क्या होता है वो आपको मैं अभी आगे पूरा इस कोर्स में पता चल जाएगा सब, थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये वर्ड आ गया तो ये क्या है। तो हमने क्या क्या लिया है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, जुडिशियरी, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लर्न करने की कोशिश करिएगा कि ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहां से लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया है, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, ठीक है। ऐसे करके इसको याद करने की कोशिश करिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा चार्ट हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर के इसमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, और तब नहीं, बट ये एक क्वेश्चन आपका कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपको हाँ थोड़ा सा लगेगा कि यार ये इतना बड़ा चार्ट है, इसमें इतने सारे प्रोविजंस इन्होंने बता दिए, कैसे याद होंगे, तो वो आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होगा सब वो मैं आपको खुद बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन। एक चीज और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहां से लिया है। तो इसको और क्या कह सकते हैं आप, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये हमने कहां से लिया है, तो ये प्रोविजन हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए हैं ब्रिटेन। जो ब्रिटेन का, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां से हमने क्या लिया है। तो इसमें 8-10 प्रोविजन है आपके, मैं लिखता जाता हूं यहाँ पे, आप भी साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। तो ब्रिटेन यूके से हमने क्या लिया, तो सबसे पहले हमें 5 P's याद रखना है। क्या 5 P, तो 5 P क्या क्या है वो, तो पहला आ जाता है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के जो पार्लियामेंट में मेंबर्स होंगे उनको क्या क्या प्रिविलेज मिलेगी, क्या क्या मतलब एडवांटेजेस मिलेंगे। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गया, प्रोरोगेटिव रिट्स, प्रोरोगेटिव रिट्स, तो ये क्या होता है, तो आर्टिकल 32 में हमारा एक फंडामेंटल राइट्स मिला है हमारे यहाँ के सिटीजन्स को, लोगों को, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं, तो उसमें कुछ रिट्स होते हैं, ठीक है। वो सब क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो 5P में आपको मैंने क्या बताया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने कहां से लिया है, यूके से लिया है, कि पार्लियामेंट हमारी कैसी होनी चाहिए वो हमने कहां से लिया है, यूके से लिया है। नेक्स्ट
पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड, एज नॉमिनल हेड। ठीक है, कि जो हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट होना चाहिए वो एक नॉमिनल हेड होगा। तो ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं। तो ब्रिटेन के मैंने आपको 10-12 प्रोविजंस में आपको बताने वाला हूं। तो 5 P's, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रोरोगेटिव रिट्स, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट हमने क्या लिया है? तो कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, के कानून का रूल रहेगा यहां पे हमारे देश के अंदर, रूल ऑफ लॉ रहेगा। नेक्स्ट है आपका बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म। तो ये क्या होता है? तो जैसे कि आपने देखा होगा पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेस होते हैं। ठीक है, क्या क्या? लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसको क्या बोलते हैं? बाइकैमरलिज्म। एक पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होना, उसको हम क्या कहते हैं? बाइकैमरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या लिया है? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर। जो हमारा लोकसभा होता है उसके अंदर एक स्पीकर होता है। ठीक है, तो उसका पोस्ट हमने कहां से लिया है या उसका इंस्टीट्यूशन हमने कहां से लिया है? तो वो भी हमने लिया है ब्रिटेन से। ओके, नेक्स्ट आपका है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री के अंदर सिंगल सिटीजनशिप होगी, तो ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? तो वो ब्रिटेन से लिया है। तो ये 10 प्रोविजंस हैं जो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। तो क्या क्या है? पहले 5 P's, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रोरोगेटिव रिट्स, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड, बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल हो गया आपका, रूल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर। ठीक है, तो ये 10 प्रोविजंस हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमने यहां से क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं? तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे यहाँ के सिटीजन नागरिकों को कुछ राइट्स मिले हैं जो कि उनके हक में होते हैं, मतलब कि उनको लिबर्टी मिली है, या कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में मैं आपको पूरा एलैबोरेटेड फॉर्म में बताऊंगा या समझाऊंगा कि क्या क्या वो होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? तो वो हमने लिए हैं यूएस से। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या ली है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि प्रेसिडेंट का यदि इम्पीचमेंट होना है, प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाना है, तो इसका प्रोसीजर हमने कहां से लिया है? तो वो भी हमने लिया है यूएस से। इसके अलावा हमने क्या लिया है? तो रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होना है, उनको अपने पोस्ट से निष्कासित करना है, तो उसका प्रोविजन हमने कहां से लिया है? यूएस से। सॉरी, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, के कंट्री के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होना चाहिए। तो ये भी हमने कहां से लिया है? तो ये भी हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया है, तो कहां से लिया है? आपका यूएसए से। यूएसए पहला ऐसा कंट्री था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल यूज करा था। ओके, इसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रीएम्बल ही है, इसके बाद हम उसी पे मूव करेंगे। तो और हमने यूएसए से क्या लिया है? तो हमने लिया है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। कि हमारे कंट्री के अंदर जो जुडिशियरी सिस्टम होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, उसके ऊपर लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू।
ये क्या होता है मैं आपको पूरा तरीके से बताने वाला हूँ। एक चैप्टर है बकायदा आपका जुडिशियल रिव्यू का। तो 3 2 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 प्रोविजंस हैं यूएसए से हमको याद रखने हैं। क्या क्या? फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, impeachment of the president, removal of the judges of Supreme Court and High Court, independent judiciary and judicial review। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारा आयरलैंड। नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? तो आयरलैंड से 3-4 चीजें हैं जो हमने ली हैं। तो पहली चीज क्या आ जाती है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये सब क्या होता है आपको थोड़ा बहुत तो मैं आपको इसी चैप्टर में बताने वाला हूं। बाकी प्रॉपर एक डीपीएसपी का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आयरलैंड और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कि आयरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, ये आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक रिदम से आउट में होएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला मैंने आपको बताया लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्यों था? तो ज्योग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, जो डिटेल्ड प्रोविजंस थे। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जो हमने 60 कंट्रीज मैंने बताया आपको, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम वो कर रहे हैं। अभी सेकंड हेडिंग के अंदर हम सब हेडिंग्स कर रहे हैं या ये अपना चार्ट पढ़ रहे हैं। ओके। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? तो सबसे पहले हमने आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी। नेक्स्ट चीज आपको 3 ही चीजें याद रखनी है बेसिकली। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ये क्या है। तो डीपीएसपी क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली क्या होता है? ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। तो ये क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको क्या क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए लॉज बनाने के लिए। बेसिकली डीपीएसपी वो बताता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने आयरलैंड से क्या लिया है? तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया है? तो यूएसए से लिया है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड हमने कहां से लिए? तो वो ब्रिटेन से लिए। और मेथड ऑफ इलेक्शन की उसका इलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, तो उस प्रोसीजर को हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। आपको पता हो, नहीं भी पता हो तो परेशान मत होइए, अभी हम कंप्लीट करेंगे आगे कि राज्यसभा जो होती है उसमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। जिनको कौन नॉमिनेट करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब उनको नॉमिनेट करते हैं। तो नॉमिनेशन, उनका नॉमिनेशन कुछ मतलब जो मेंबर्स हो राज्यसभा में वो नॉमिनेटेड हो। ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके। नाउ नेक्स्ट कंट्री है हमारा कनाडा। नेक्स्ट कंट्री है हमारा कनाडा। ठीक है। कनाडा से हमने क्या लिया? तो कनाडा से हमको 4 प्रोविजन याद रखने हैं। इन सबका थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कनाडा को हमको क्या रखना है? कनाडा से हमको याद रखना है, कनाडा से हमने सेंटर को मजबूत करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत करा है। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं इसमें? तो पहला प्रोविजन आता है आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी ज्यादा। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर। ठीक है। एंड आपका डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज यूनियन लिस्ट एंड स्टेट
तो ये क्या है 4 प्रोविजन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर वो ज्यादा पावरफुल होगी। जो स्टेट्स, हर स्टेट्स का एक गवर्नर होता है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो वो सेंटर करेगी। ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है कनाडा से। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहां से लिया था कि गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए, तो मैंने अभी बताया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर्स के, जैसे आपको अभी मैं इसी चैप्टर में बताने वाला हूँ कि 3 सब्जेक्ट लिस्ट होती है, जिसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, रेलवे, दीज आर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो डिवाइडेड होते हैं। तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मान लीजिए अराइज हो जाता है जो उन लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या हम कहते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट है। तो उसके ऊपर क्या है, उस पे कौन डील करेगा, उस सब्जेक्ट पे डील करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर के यूनियन लिस्ट में क्या क्या पावर, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, या किन किन सब्जेक्ट्स पे किन किन डिपार्टमेंट्स में वो रूल बना सकते हैं, ठीक है। तो कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग करा है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, रेजिडुअरी पावर इन हैंड ऑफ सेंटर एंड डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री है हमारा जर्मनी और वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, बस एक प्रोविजन हमको याद रखना है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। कि इमरजेंसी कभी भी हमारी कंट्री में लगती है तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ जो सिटीजन्स को मिले होते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब दीज आर नॉट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये सब बात मैं आपको जस्ट नेक्स्ट टॉपिक, जो पहली हेडिंग थी लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड थी सोर्सेज, जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है अपनी, वो यही होने वाली है आपकी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फेडरल नेचर, यूनिटरी बायस, यही सब होने वाला है, ठीक है। तो सस्पेंशन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्री क्या है, यूएसएसआर और रशिया और सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। जो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहते हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। तो रशिया से हमने क्या लिया है, तो पहली चीज हमको याद रखनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से लिए। एंड आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, जो प्रियम्बल में हमने जस्टिस का आइडिया लिया है, जो प्रियम्बल अभी आपको मैं बताऊंगा पूरे चैप्टर, तो उसमें हमने आइडिया ऑफ जस्टिस लिया है, तो वो हमने कहां से लिया है, रशिया, यूएसएसआर और कह सकते हैं सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है आपका फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, आइडिया ऑफ रिपब्लिक, या कह लीजिए रिपब्लिक, आइडियल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इन प्रियम्बल के हमने रिपब्लिक वर्ड, आइडिया आपका इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल के अंदर, तो वो हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। तो चलिए यहीं लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो 2 चीजें हमको याद रखनी है। पहली, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देखिएगा। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट थिंग हमने क्या लिया है, तो इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो क्या चीज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट करना है,
कुछ भी नई चीज ऐड करनी है या पुरानी चीज में कुछ नया प्रोविजन ऐड करना है, कुछ उसमें सही करना है या कुछ गलत चीज है उसको सही करना है, तो अमेंडमेंट किया कहां से लिया है हमने? अमेंडमेंट प्रोसीजर जो होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करने के लिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो वो हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। और इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर अभी मैंने आपको बताया कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तो वो हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। नॉमिनेशन कहां से लिया था हमने? आयरलैंड से। अब जैसे यहाँ पे देखिए राज्यसभा, राज्यसभा क्या है? हाउस होता है। तो बाई कैमरलिज्म हमने कहां से लिया था? तो वो यूके ब्रिटेन से लिया था। इस चार्ट में बस आपकी 2 कंट्रीज और बचती हैं। इस चार्ट को कंप्लीट करके हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर मूव करेंगे। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री है हमारी जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जापान, तो जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। मतलब इसको कह सकते हैं हम फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो पहली चीज आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, देन आपका ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, इंपॉर्टेंट है ये, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। एंड नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार करने का फ्रीडम, आजादी, ये हमने कहां से लिया है? ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की, एग्जाम्स में पूछी भी गई है कि कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, जो हमारे यहाँ के 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी कभी ज्वाइंट सिटिंग दोनों एक साथ बैठते हैं कभी, तो ये हमने कहां से लिया है? तो वो लिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये था आपका सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया कि 60 कंट्रीज से हमने गो थ्रू कराया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, सब में से कुछ कुछ प्रोविजंस लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज, तो सबसे पहले मैंने कंट्रीज से पहले आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे हमने क्या क्या लिया था? तो फेडरल स्कीम ली थी, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया था, ठीक है। ऐसे ही कर करके आपके उसके बाद हम मूव करें ब्रिटेन पे। तो ब्रिटेन में मैंने आपको बताया पहले 5 P's लिए थे हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रोरोगेटिव राइट्स, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड, कैबिनेट सिस्टम हमने वहां से लिया था, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने आपको जो जो कंट्रीज से जो जो प्रोविजंस लिए थे, इसके बाहर आपको लक्ष्मीकांत के को आप देखोगे तो लक्ष्मीकांत में आपको एक चार्ट मिलेगा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक आध चीज आपको मेरे चार्ट से कम ही मिलेगी, मेरे चार्ट में आपको एक आध चीज ज्यादा ही मिलेगी, ठीक है। ओके, तो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं अपने इसी चैप्टर के 3rd हेडिंग पे, दैट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या चीज है? तो आइए इसे देखते हैं। एक सेकंड वेट करिएगा प्लीज। ओके, तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये क्या चीज होती है? तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट्स करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस चाहिए होते हैं, मतलब स्पेशल प्रोसीजर
फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको अमेंडमेंट करने के लिए जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके जो प्रोविजंस होते हैं उसको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कुछ स्पेशल आपका प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट करने के लिए, तो वो होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? तो एक ऐसा प्रोविजन जिसमें सिंपल होते हैं प्रोविजन, सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं, सॉरी आपके सिंपल प्रोसीजर्स फॉर अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई छेड़छाड़ करनी है, कुछ नया चीज ऐड करना है या पुराने को डिलीट करना है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है, इट्स अ मिक्सचर, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कैसे है तो वो हम अभी आगे पूरा पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको इसके जानने के लिए इतना याद रखना है बस आपको, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज अ मिक्सचर और ब्लेंड ऑफ बोथ। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर लगता है, ठीक है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंपल प्रोसीजर से अमेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, तो ये क्या चीज होती है? तो हमने जो आपको पढ़ा है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो हमने पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो हमने कहां से लिया है? तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस ये है क्या? आइए इसको थोड़ा सा समझ। तो हमारे यहाँ आपका क्या होता है, देखिए फेडरल मतलब जो हमारा गवर्नमेंट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं, तो आइए एक बार इसको देखते हैं। तो फेडरल फीचर्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो फेडरल फीचर्स होते हैं आपके डुअल पॉलिटी और टू गवर्नमेंट। मतलब हमारे कंट्री के अंदर दो गवर्नमेंट होती हैं, हर स्टेट की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। तो फेडरल फीचर्स होते हैं ये। आपको जब मैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम बताऊंगा तब वहां आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा कि फेडरल फीचर्स मतलब फेडरल फीचर्स कहाँ ज्यादा होते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होते हैं या यूनिटरी फीचर्स कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो वो सब हम उसमें देखेंगे। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसको थोड़ा सा बस एक पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि फेडरल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल फीचर, ठीक है। तो इसकी एक लिस्ट है पूरी, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डुअल पॉलिटी और टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट थिंग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, एक मतलब गवर्नमेंट सिस्टम्स के भी टाइप होते हैं कि किस किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। तो एक फेडरल सिस्टम की जो गवर्नमेंट होती है उससे क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में दो गवर्नमेंट होती हैं, एक सेंटर पे एक स्टेट से, तो वो भी हमारे कंट्री के अंदर है। डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल के पास अलग पावर्स हैं, स्टेट के पास अलग पावर्स हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो रिटन होना चाहिए, मतलब एक बाकायदा उसके लिए अथॉरिटी बनी हो जिसने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हो। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
जो हमारे कंट्री के अंदर सुप्रीमेसी, जो मेन सुप्रीमेसी होगी वो किसकी होगी, मेन और द मेन दर्जा किसका होगा, तो वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। तो ये सब फीचर्स होते हैं आपके, और भी फीचर्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो फेडरल फीचर्स लिए हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो ये हैं। बाकी कुछ यूनिटरी फीचर्स जो हमने लिए हैं, यूनिटरी फीचर्स जो हमने लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब पहले ये समझिए यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के टाइप होते हैं, तो एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऐसे एक यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट के अपने अलग फीचर्स होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के अपने अलग फीचर्स होते हैं। तो इन दोनों में से, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में से और यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट से, हमने कुछ प्रोविजंस लिए हैं। हमने पूरा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपने यहाँ नहीं रखा है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम होगा वो पूरा फेडरल होगा, ऐसा नहीं। हमने क्या करा है कि कुछ फीचर्स फेडरल सिस्टम में से लिए हैं, कुछ फीचर्स यूनिटरी सिस्टम में से लिए हैं। इसीलिए इसको कहा गया है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, के मतलब है तो ये कुछ टाइप का एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट ये यूनिटरी बायस है, इसके अंदर कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, नेक्स्ट आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, इमरजेंसी प्रोविजंस, emergency provisions and all India services, all India services। यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, दो टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो मेनली फेडरल फीचर्स होते हैं उसके अंदर, और जो प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर यूनिटरी सिस्टम्स होते हैं कि जो वहां पे सेंटर होता है वो मोर पावरफुल होता है। जैसे आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो वहां क्या है कि वहां की पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ जो है वो सेंटर स्ट्रांग है, बट स्टेट्स को भी कुछ पावर्स दी गई है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसके लिए कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपके कुछ लोग थे, इन्होंने इस पे कुछ कमेंट करा था, आइए वो भी देखते हैं। तो आपके एक थे, सबसे पहले देखते हैं केसी वेरा, केसी वेरा, केसी वेरा ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, के पूरा नहीं क्वासी, आधा फेडरल है, ठीक है। आपका ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग, इन्होंने कहा कि फेडरेशन विद यूनिट, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, क्या कहा इन्होंने, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हु स्टेटेड दैट इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ क्वासी फेडरल, तो किसने कहा है क्वासी फेडरल, केसी वेरा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, तो ग्रैनविल ऑस्टिन। आइवर जेनिंग ने क्या है, क्या कहा है, तो फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। एग्जाम के अंदर आपको राइट और लेफ्ट ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है कि
आइवर जेनिंग ने क्या कहा था, आपको पूछ सकता है, ये 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बाय आइवर जेनिंग रिगार्डिंग द फेडरल फीचर और फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या पूछ सकता है आपसे कि केसी बेहरा ने फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह डिफाइन करा है, तो क्या कहा है, क्वासी फेडरल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है। पहली चीज तो इंडिया ने एडॉप्ट किया है, इंडिया ने एडॉप्ट किया है ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम rather than presidential system of USA, presidential system of USA। क्या कि इंडिया ने हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो थोड़ा सा देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस चीज पे बेस होता है और प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स। ठीक है, क्या चीज होती है ना, आपको भी बताता हूं। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है आपका, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपका बेस्ड होता है किस चीज पे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये क्या चीज है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो आपका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कौन होते हैं, जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। और वहीं पे आपका इन अपोजिट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है सेपरेशन ऑफ पावर, के एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स के बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं है, उनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, उनकी पावर्स अलग अलग डिफाइंड है। लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के एक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के एक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस चीज पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या किस तरीके से पता चलता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसके 4-5 फीचर्स हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको देखिएगा। सबसे पहला होता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। ठीक है, जो मेजॉरिटी में होगी पार्टी उसका गवर्नमेंट या उसका रूल होता है। ठीक है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट साहब जो होंगे वो एक नॉमिनल हेड होंगे, और रियल एग्जीक्यूटिव, रियल बंदा जो काम करेगा, काम करता हुआ दिखेगा, वो कौन होगा, तो वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब क्या है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट फीचर है आपका कलेक्टिव, नहीं चलिए इसको छोड़िए, ये देखते हैं लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप किसकी होगी, तो लीडरशिप होगी प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस के लोअर हाउस जो लोकसभा होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ हर 5 ईयर के टर्म्स पे इलेक्शन होते हैं, तो किसी की गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या होता है, लोकसभा आपकी पूरी डिसॉल्व हो जाती है, जितने भी मेंबर होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर से नए मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, और कुछ ऑलरेडी मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो पहले थे पार्ट, अब फिर से पार्ट होते हैं। बट क्या होता है कि एक प्रॉपर लोअर हाउस जो होता है हमारा वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज
टर्म मेंबरशिप, टर्म मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर। के लेजिस्लेचर जो बॉडी है, जो एक बॉडी है जो लॉ बनाती है, उनकी मेंबरशिप का एक टर्म है। जैसे मैंने आपको बताया कितना है वो 5 इयर्स के। जो एक लॉ बनाने वाला लेजिस्लेचर के अंदर जो मिनिस्टर्स होंगे उनका एक टर्म फिक्स्ड होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, तो हमारे यहाँ भी है वो। ठीक है, तो ये 5 फीचर्स हैं आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जो हमारे इंडिया के अंदर या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं। तो वो क्या कि मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव डिफाइन होता है, लीडरशिप किसकी होती है तो प्राइम मिनिस्टर की होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, आपके जो लेजिस्लेचर के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका टेन्योर और टर्म जो होता है वो डिफाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। नेक्स्ट फीचर है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो ये क्या होता है? तो जुडिशियरी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिली है तो वो इंडिपेंडेंट है। आपको मैंने बताया था ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमने कहा से, जुडिशियरी का प्रोविजन हमने कहा से लिया था, तो वो लिया था ऑफिस ऑफ वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ जो न्यायपालिका होती हैं, जो कोर्ट्स होते हैं, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कैसे? जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट होता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। उसके अंडर आता है आपका हाई कोर्ट, उसके अंडर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और बहुत सारे होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, लोअर कोर्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर लेवल कोर्ट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं इसका भी एक अलग चैप्टर है पूरा जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन सिस्टम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। तो इंटीग्रेटेड किस तरीके से हो गया? तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड। ठीक है, और इंडिपेंडेंट किस तरीके से हुआ? तो इंडिपेंडेंट ये हुआ कि जो हमारे गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट का जुडिशियरी से या कोर्ट्स से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो लेजिस्लेचर्स होंगे और एग्जीक्यूटिव्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, मेंबर्स होंगे आपके पार्लियामेंट के, दे हैव नो रिलेशन और नो सब्जेक्ट इज शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट किस तरीके से हो गया आपका? तो इंडिपेंडेंट के लिए आप कह सकते हैं कि कुछ प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, वो मैं अभी आपको बताता हूं आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को और क्या क्या कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो नोन एज फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट एक चीज, सॉरी, जो मैंने यहाँ पे अभी लास्ट टॉपिक लिखा था आपका 5th वाला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? एक चीज और कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसको कहते हैं? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को और क्या क्या कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट थिंग और क्या कहते हैं इसको? गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हेडिंग पे हम अपनी मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? तो यूएसए से लिए हैं। कौन से पार्ट में है ये कॉन्स्टिट्यूशन के? तो दीज आर इन पार्ट 3। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिर से रिपीट होगा, जो जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, आपको जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी में मैंने आपको बस इतना बताया नहीं। अभी ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सेलिएंट फीचर्स पढ़ रहे हैं। मैं आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस है उनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं। इन सबको अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। कहां है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे? तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 3 को और क्या कहते हैं? तो कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सॉरी, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। वो क्या होते हैं प्रॉपर मैं आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ऐसे ये लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि कभी आपको ऐसे लिखने को आ जाए कि सेलिएंट फीचर्स या क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत यूनिक है अपने कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, बाकी उसमें क्या क्या फीचर्स हैं तो आप बता सकते हो कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है, फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अंदर, डीपीएसपी हैं। तो उसके बारे में सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना होगा। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको कि ऐसे के लिए आपको क्या लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स का काम क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स आपके देती है, राइट्स देती है किसको? यहाँ के सिटीजन्स को, जो यहाँ के नागरिक हैं हमारे देश के, उनको कुछ बेसिक राइट्स देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि वो क्या कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं इनको ये अगेंस्ट किसके होता है? अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है जो कि यहाँ के लोगों के लिए हित में नहीं है, या फिर यहाँ के लोगों के लिए खराब है, इससे उनका नुकसान हो रहा है, या उनको उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लिए क्या होते हैं? ये फंडामेंटल राइट्स बनाए गए होते हैं, या फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे यहाँ के लोगों को दिए हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, जैसे कि ये एनफोर्सेबल है। मतलब फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, मतलब किसी के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान होता है या किसी का फंडामेंटल राइट हर्ट होता है, तो आप उसको एनफोर्स कोर्ट में जाके, एनफोर्सेबल है, कोर्ट में जाके आप उसके लिए अर्जी दे सकते हैं कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स है ऐसे ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है, और ये मेरा फंडामेंटल राइट, ये मुझसे मुझे हानि हो रही है या दिक्कत हो रही है, या मुझे ये राइट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये एनफोर्सेबल है, मतलब कोर्ट में आपके एनफोर्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है आपके? ये फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशियल इन नेचर, जस्टिसिएबल इन नेचर। के आप किसी का फंडामेंटल राइट्स डिप्लॉय हो रहा है, हट रहा है उससे, तो वो जस्टिसेबल है, उसको न्याय मिलेगा। और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन एस्टेब्लिश करता है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, खराब हो रहे हैं, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो जस्टिसेबल है। ठीक है, बट एक चीज है कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सैक्रोसेंट, एंड नॉट सैक्रोसेंट। तो इसका क्या मतलब है? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जर्मनी से हमने एक प्रोविजन लिया था, क्या? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कभी भी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगती है, एक्सटर्नल रेबेलियंस की वजह से, या वॉर का टाइम चल रहा है, तो वॉर के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाते हैं या सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या नहीं हुए? एब्सोल्यूट नहीं हुए। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एब्सोल्यूट नहीं है ये, ना ही ये सैक्रोसेंट है कि हमेशा रहेंगे, नहीं, इनको रिपील करा जा सकता है। ठीक है, इमरजेंसी टाइम पे। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स में इतना ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमने कहां से लिए हैं? तो डीपीएसपी मैंने आपको बताया था कहां से लिए, आयरलैंड से। देखिए मैं आपको वहां पे अभी जो मैंने आपको चार्ट बनाया था एक, उसमें मैं एक चीज बताना भूल गया कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के भारत के संविधान में हमने डीपीएसपी का प्रोविजन किस कंट्री से लिया है। तो वहां 4 ऑप्शन थे, उसमें आयरलैंड ऑप्शन में ही नहीं था। तो ऑप्शन में नहीं था तो क्या हुआ, आप तो बता रहे हो कि सर आयरलैंड से लिए हैं, तो आयरलैंड ने भी ये प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किससे लिए हैं? तो आयरलैंड ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन स्पेन से लिए हैं। तो स्पेन वहां पे ऑप्शन था, तो स्पेन इज द करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो डीपीएसपी आयरलैंड हमने कहां से लिए? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किससे लिए? स्पेन से। तो इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, हमने भी स्पेन से लिए हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी होते क्या है ये मैंने आपको बताया, कहां से लिया है? यहां से। कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो पार्ट 4 में आता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नोवेल फीचर्स। जैसे एफआर फंडामेंटल राइट्स को मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते थे कॉर्नर स्टोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जो डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। तो एक कहते हैं गांधीयन, एक होता है सोशलिस्टिक, और तीसरा होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपर डीपीएसपी का चैप्टर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जो डीपीएसपी होता है वो कहां कहां से, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से? गांधीयन, सोशलिस्टिक और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट आइए मूव करते हैं इसमें। तो डीपीएसपी क्या होती है आपकी? नॉन एनफोर्सेबल होती है, आपकी नॉन जस्टिसिएबल होती हैं, ठीक है। आपका एक चीज फंडामेंटल राइट में लिख लीजिएगा। तो फंडामेंटल राइट मेंट फॉर द, ये क्यों बने हैं? फंडामेंटल राइट्स को क्यों बनाया गया है? तो फॉर द प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपसे एग्जाम से पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स किस लिए बनाए गए हैं? तो टू प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ऐसे ही डीपीएसपी क्यों बनाए गए हैं? तो डीपीएसपी आर मेंट फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोग्राफी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके, ठीक है। तो ये होते क्या है? ठीक है, ये बनाए किस लिए गए हैं? तो एक सोशल और एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बने, या फिर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। जो एक कंट्री हो वो एक वेलफेयर कंट्री हो, इसके लिए डीपीएसपी बनाए गए हैं। तो बेसिकली देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि डीपीएसपी क्या होते हैं। तो डीपीएसपी कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन। वो क्या प्रोविजंस हैं? वो प्रोविजंस कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, उसको ये प्रोविजंस ध्यान में रखने चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर मेकिंग दी लॉज। ठीक है, तो क्या है? तो डीपीएसपी क्या होती है? दीज आर द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स in governance of a country, and it shall be the duty of a government to consider these provisions in making the laws। ठीक है, क्या कि जो हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट है उसको एक बार कंसीडर करना चाहिए डीपीएसपी को while making the laws for the citizens and for the country। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। दिस इज आवर 9th हेडिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया। तो काय से ऐड किया गया? बाय 42nd अमेंडमेंट, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। किसके रिकमेंडेशंस पे ऐड किया गया? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी। उन्होंने रिकमेंड करा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी। कहां पे? तो पार्ट 4 में, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया? पार्ट 4A नाम दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 86th अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, इससे हमने एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड करी, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये वर्क करती हैं आपके रिमाइंडर की तरह। किसकी तरह वर्क करती हैं? इट वर्क्स एज रिमाइंडर। तो किस चीज का रिमाइंडर या किसके लिए रिमाइंडर? तो रिमाइंडर टू सिटीजन्स। क्या? कि while enjoying their rights, कि जो राइट्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जिनको वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको अपने राइट्स को एंजॉय करने के साथ साथ दे हैव सम ड्यूटी कह लीजिए आप इसे, और दे हैव सम ड्यूटी और क्वाइट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स देयर कंट्री, सिटीजन्स, सोसाइटी एंड सोसाइटी के जो फंडामेंटल राइट्स हम यहाँ के सिटीजन्स को मिले हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस तरह काम करते, क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटी कहता है आपको कि while enjoying your rights, जब आप अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपकी एक ड्यूटी है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके लिए? अपने देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, तो वो है सेकुलर स्टेट, एन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सेकुलर स्टेट, तो ये क्या होता है, ये देखते हैं। तो कंट्रीज को रिलीजन के बेस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जब हम कंट्री को रिलीजन के बेस पे कैटेगराइज करते हैं, तो उसको हम 3 कैटेगरी में देते हैं। पहली होती है आपकी एथिस्टिक स्टेट, एथिस्टिक स्टेट। एक होती है आपकी, एक तो हो गया एथिस्टिक स्टेट, एक होती है आपकी सेकुलर स्टेट, और एक होती है आपकी थियोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। तो ये क्या होती है? एथिस्टिक स्टेट या कंट्री, इसको पढ़िएगा या इसको कंट्री पढ़िएगा कि एथिस्टिक कंट्री कौन सी होती है? विच कंडेम ऑल रिलीजन, और आप इसको कह सकते हैं इट्स एन एंटी रिलीजन के कंट्री के अंदर कोई रिलीजन नाम की चीज होगी ही नहीं। कोई भी रिलीजन होगा उसको हम कंडेम करते हैं, उसका हम बहिष्कार करते हैं। लाइक चाइना के अंदर, चाइना एक एंटी रिलीजन कंट्री है, ठीक है। ऐसे ही सेकुलर स्टेट क्या होती है? सेकुलर स्टेट या सेकुलर कंट्री वो होती है जहां पे आपका ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, कह दीजिए आप, ऑल रिलीजन्स आर हैव सेम स्टेटस और वैल्यू, ऑल रिलीजन
हैव सेम स्टेटस ऑफ वैल्यू। के एक देश के अंदर बहुत सारे, जैसे हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं। हमारे यहाँ हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, पारसीज हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को लेके चलता है कि गिविंग इक्वालिटी एंड प्रमोटिंग दी ऑल रिलीजन, के सब रिलीजन हमारे यहाँ एक समान हैं, इक्वल हैं, और सबको हम इक्वालिटी बेसिस पे और सबका प्रमोशन जो है हम इक्वल बेसिस पे करेंगे। थियोक्रेटिक कंट्री या थियोक्रेटिक स्टेट कौन सी होती है? तो एक वो कंट्री विच डिफाइंस a religion, which defines a religion, or which defines or declare a religion as the state or as the country's religion, as the country or state religion। या थियोक्रेटिक को कह सकते हो आप प्रो रिलीजियस कंट्री। तो थियोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है? वो देश जिन्होंने अपने देश का एक धर्म निश्चित कर दिया है, ठीक है। जस्ट लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां क्या है आपका मुस्लिम जो है वो कंट्री रिलीजन है, कि हमारे देश का एक रिलीजन है, दैट इज मुस्लिम रिलीजन। मतलब उन्होंने डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया कि कंट्री, देश का रिलीजन क्या है, तो वो होते हैं आपके थियोक्रेटिक स्टेट। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमको क्या पढ़ना है कि इंडिया ने एडॉप्ट किया है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म जिसका मतलब क्या होता है कि गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट स्टेटस टू ऑल रिलीजन्स, के सारे रिलीजन्स को हम इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं और इक्वल स्टेटस देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दिस इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर और नाइस फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये क्या है कि एवरी पर्सन और सिटीजन above 18 साल के ऊपर, above 18 एज, 18 साल की उम्र के ऊपर का कोई भी बंदा हमारे कंट्री के अंदर, कोई भी सिटीजन, नागरिक, रेजिडेंट नहीं नागरिक, हैज द राइट टू वोट, हैज राइट टू वोट, ठीक है। कि हमारे कंट्री के अंदर 18 साल का जो भी नागरिक होगा उसके पास राइट है वोट करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बस यही है, इसमें आपको यही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है आपका सिंगल सिटीजनशिप। अब बहुत छोटे छोटे हेडिंग बचे हैं, आप लोग भी काफी टाइम से बैठे हुए हैं, परेशान मत होइएगा थोड़ा सा। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप, मतलब यहाँ के हर नागरिक के पास एक ही सिटीजनशिप है, मतलब वो ऑल ओवर कंट्री में कहीं भी जाएगा तो उसको सेम राइट्स मिलेंगे, ठीक है। इररेस्पेक्टिव के वो यूपी में पैदा हुआ है या महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, उसको सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है, तो ऑल ओवर द कंट्री वो इक्वल राइट्स आपके एंजॉय करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग पे आइए हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज 13th हेडिंग है हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज दी है, लाइक इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। तो ये सब क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज का एस्टेब्लिशमेंट किया है। तो जैसे इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट है, ये आता है अंडर आर्टिकल 324। तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है आपका? इलेक्शन कमीशन किस लिए बना है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। के कंट्री के अंदर जो इलेक्शंस है, जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, तो वो एक फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए। किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन को या कोई भी बॉडी को बायस नहीं होना है, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है हमारा कौन? इलेक्शन कमीशन। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस लिए होता है? फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। के गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स होता है वो एक बहुत फेयर तरीके से होना चाहिए, उसके लिए एक बॉडी बनाई है, तो दैट इज यूपीएससी। कैग क्या होता है आपका? कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इसको आपको और कैग को आपको और बोलते हैं पब्लिक पर्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो ये ऑडिट करता है आपकी किसी भी मशीनरी। इंडिया जो हमारा देश है उसके अंदर कोई भी कंपनी, आइदर इट इज प्राइवेट हो या आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव या जो आपकी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करता है। क्या करता है ये? ऑडिट अकाउंट्स, ठीक है। ये अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ठीक है। तो इनका इंडिपेंडेंस किस तरीके से दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? तो इनको इंडिपेंडेंसी दी है इनके टेन्योर के रिगार्डिंग, के कितने टर्म का सर्विस होगा इनका, ठीक है। इनके टेन्योर हो गया आपका, एक सेकेंड वेट करिएगा, टेन्योर हो गया, सर्विस कंडीशन के क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आप काम कर सकते हो या नहीं, या इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, या आप इतने क्वालिफाइड हो या नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन, एक दो फंड होते हैं हमारे कंट्री के अंदर, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड, तो इन मशीनरीज या इन डिपार्टमेंट्स या इन बॉडीज के जो चार्जेस हैं वो कहां से, इनके एक्सपेंसेस जो है वो कहां से चार्ज होते हैं? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका, हमारा ज्यादा नहीं बचा है, बस दो हेडिंग्स और बची हैं, उसके बाद पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल्स मेरे को बस बताना है आपको, फिर आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस, तो ये क्या है? ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। तो क्यों लिए हैं ये हमने? फॉर प्रेसिडेंट to meet an extraordinary condition, कि कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारी कंट्री के अंदर, लाइक वॉर हो जाता है या कोई हमारा नेबर कंट्रीज या अदर कोई कंट्री हम पे अटैक कर देता है, तो उस कंडीशन को मीट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इमरजेंसी प्रोविजन दिया है। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, जिससे कि प्रेसिडेंट क्या कर सके? जिससे कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो सेफगार्ड कर सके, टू सेफगार्ड, रक्षा कर सके किस चीज की? टू सेफगार्ड दी सॉवरेनिटी, कि हम जो इंडिपेंडेंट हैं,
जो आज हम एक सॉवरेन कंट्री हैं कि हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं हमारी कंट्री के वो हम खुद कर सकते हैं, हम किसी के अंदर डोमिनियन नहीं है। तो टू सेफगार्ड दी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, ठीक है, और क्या, एंड टू सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेट्रा, के हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा कर सकें, उसको बचा सकें, ठीक है। तो इसलिए कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो ठीक है, ये 3 होती हैं आपकी। बाकी डिटेल में हम क्या होती है, क्यों होती है, वो हम इमरजेंसी वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। तो आपका नेक्स्ट है हमारा 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए को देता है कि एक गवर्नमेंट सेंटर में होगी, एक गवर्नमेंट स्टेट में होगी। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट रखा है। क्या क्या, कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके बाद हमने एक लोकल लेवल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट किया है। तो वो हमने कैसे किया था, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, ठीक है। इससे हमने क्या जोड़ा, 73rd अमेंडमेंट से हमने पंचायत जोड़ी। क्या जोड़ी, पंचायत। इसको और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रूरल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट। और 74th से हम अमेंडमेंट से हमने क्या जोड़ी, तो हमने जोड़ी म्युनिसिपैलिटीज। इसको हम क्या कहते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या चीज है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या होता है, 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट लिया है। एक हमने लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन और ऐड किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायत या रूरल लोकल गवर्नमेंट, और म्युनिसिपैलिटी जिसको हम क्या कहते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस इज द लास्ट वन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये हमने कैसे जोड़ी है, तो ये हमने जोड़ी है 97th अमेंडमेंट एक्ट, 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कैसी होनी चाहिए वो। तो ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा है। बाकी 1-2 चीजें और हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी, क्योंकि इससे हमने बहुत सारे प्रोविजंस को हमने छेड़छाड़ की है, ऐड किया है, या कुछ भी कह लीजिए आप। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम और क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो यही थे कि क्या क्या बताया मैंने आपको कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंडियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी कंट्रीज से हमने इसके अंदर प्रोविजंस लिए हैं। जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, मतलब हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो फेडरल विद यूनिटरी बायस्ड है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है।
उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज अलग है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम है हमारे यहाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लक्ष्मीकांत का 3rd चैप्टर जो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या आपको पढ़ाना चाह रहा था या मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो एक बार उसको प्लीज आप जरूर पढ़िएगा, एंड स्पेशली जो उसके अंदर टेबल्स बनी हैं उन टेबल्स को जरूर देखिएगा। बाकी इस चैप्टर में आपके 2 चीजें बचती हैं जिसको हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो एक तो है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंटली 25 पार्ट्स हैं, और कितने शेड्यूल्स हैं, तो करेंटली 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसको हमको और करना है, आइए इसको हम और कंप्लीट करते हैं। आपका हाफ एन आवर का ये क्लास हो गया है, बट इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम करते हैं आपके पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं पार्ट, ठीक है, यहां मैं उसका लिखता हूं नेम। ठीक है, तो पार्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 4th ए पार्ट है, उसके बाद आपका एक 4th ए, देन 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, फिर 9th ए, 9th बी। ठीक है, फिर आपका 10th, 11th, 12th, 13th, 14 एंड 14A। 14A में हटा दे रहा हूं अभी। 14 तक हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं, आइए देखते हैं। तो पार्ट 1 क्या है, तो पार्ट 1 है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, के हमारे देश जो है वो किस तरीके का यूनियन होगा और उसमें कौन कौन सी टेरिटरीज होंगी। ठीक है, पार्ट 2 जो है आपका सिटीजनशिप से डील करता है, मतलब जो हमारे देश के अंदर लोग होंगे वो कौन कौन सिटीजन्स होंगे या कौन कौन लोग हमारे कंट्री के नागरिक होंगे। 3rd चीज जो वो डील करता है, तो पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, के यहाँ के सिटीजन्स को क्या क्या बेसिक राइट्स आपको मिलते हैं। पार्ट 4 आता है आपका डीपीएसपी, पार्ट 4 ए आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 आता है आपका यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 जो है वो डिलीटेड, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पार्ट 8 जो है वो है हमारा यूनियन टेरिटरीज, के यूनियन टेरिटरीज के अंदर गवर्नमेंट्स कैसी होंगी या रूलिंग कौन करेगा। पार्ट 9 में आता है हमारा पंचायत, पार्ट 9 में आता है पंचायत, पार्ट 9 ए में आता है म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9 बी में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 10 में आता है ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल्ड एरियाज, पार्ट 11 में आता है हमारा रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन या क्या प्रोविजंस होंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डिफाइन है, 11th पार्ट में। उसके बाद आता है पार्ट 12। पार्ट 12 किस चीज से डील करता है, तो वो करता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ठीक है। पार्ट 13 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किस चीज से डील करता है, तो ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी के, टेरिटरी एक जगह या एक स्टेट के अंदर कैसा व्यापार रहेगा। तो और नेक्स्ट है आपका पार्ट 14, दिस इज सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है। इसके बाद आता है आपका पार्ट, I have to change the marker, please wait. नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट, इट्स नेम। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा 14th A, then 15, then 16, then 17, 18, 19, 20, 21 and 22। ओके। तो पार्ट 14A हमारा किस चीज से डील करता है, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, सब एक बकायदा चैप्टर है, मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा। पार्ट 15 किस चीज से डील करता है, तो वो करता है इलेक्शन। पार्ट 16 तो स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 आपका किस चीज से डील करता है, तो लैंग्वेज। पार्ट 18 किस चीज से डील करता है, देन इमरजेंसी। पार्ट 19 किस चीज से डील करता है, तो दिस इज मिसलेनियस। पार्ट 20 किस चीज से डील करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 किस से डील करता है, तो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 22 किससे डील करता है आपका, तो वो शॉर्ट टाइटल्स। अब ये इतना बड़ा मैंने आपको इतना सारा लिखवाया, तो ये मैंने क्यों लिखवाया, तो ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी। तो वो आपको 4 ऑप्शंस देता है, तो आपको वहां पार्ट 18 पे टिक मारना होता है। या फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। तो सेकंड पार्ट किस चीज से आपका करता है डील, तो वो करता है सिटीजनशिप से डील करता है। तो ऐसे करके ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी लक्ष्मीकांत में भी ये टेबल दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से कि 12 शेड्यूल्स हैं, तो वो